हीट वेव से दुनिया के देश है बेहाल। ये खबर तो आपने पढ़ी ही होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अद्रिनिका। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे हीट वेव। हीट वेव होते क्या हैं, ये क्यों होती है, क्या हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे हमारी पृथ्वी पर। चलो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हीट वेव का मतलब क्या होता है। अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि को हीट वेव कहते हैं। अक्सर पारा जब औसत से ऊपर चला जाता है तो लू चलने लगती हैं, और जब किसी क्षेत्र का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे खतरनाक लू की श्रेणी में रखा जाता है। तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हीट वेव चलने लगती हैं। इन्हीं को हीट वेव कहते हैं, यानी गर्म हवाएं, गर्मी की लहर। आखिर गर्मी बढ़ क्यों रही है? तो दो कारण बताए गए हैं। पहला तो कंक्रीटाइजेशन होने से गर्मी दो तरह से बढ़ती है। एक, कंक्रीट सोलर रेडिएशंस को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, कंक्रीटाइजेशन के कारण जमीन के अंदर पानी का रिसाव कम होता है, और जमीन के अंदर पानी कम होने से जमीन के ऊपर सूखापन बढ़ जाता है, जिससे कि गर्मी बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं इनसे होने वाले प्रभाव के बारे में। गर्मी की लहरें सड़कों और राजमार्गों के टूटने और पिघलने का कारण बन सकती हैं। वहीं यदि सूखे के दौरान गर्मी की लहर आती है तो वनस्पति सूख जाती हैं, पानी की लाइनें फट जाती हैं, बिजली ट्रांसफर में विस्फोट हो सकता है जिससे आग लग सकती है। गर्मी की लहरें रेल की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इंसान ने अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुदरत को खात्मे के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि अब तो इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह धरती शायद इंसान के रहने लायक ही ना बचे। और ऐसा ही इशारा प्रकृति ने साल 1991 में फिलीपींस में दिया था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट पिनाटुबो के नीचे इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया था कि यहाँ खामोश बैठे ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा था, और जिससे करोड़ों टन राख निकलकर आसमान में करीब 10 किलोमीटर तक उछलकर मोटी परत बन गई। और राख के गुब्बारे की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन पर नहीं पहुँच पा रही थी, और दुनिया का तापमान करीब 0.6 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यह विस्फोट 20वीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट कहा जाता है। इसी से शोधकर्ताओं को एक तरीका समझ आया कि क्यों न बनावटी बादल बनाकर जमीन पर आने वाली सूरज की नुकसानदायक किरणों को रोका जाए। इससे धरती का तापमान बढ़ने में रोका जा सके। हालांकि जलवायु परिवर्तन रोकने के बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वो सभी नाकाफी हैं। इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन को 0 तक लाना होगा, लेकिन हालांकि रिपोर्ट बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम होने की बजाय बढ़ा है। नवंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को जल्द से जल्द हानिकारक गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए कदम उठाना होगा। अभी तक धरती के ध्रुवों पर मौजूद बर्फ की वजह सूरज की करीब 30% किरणें मुरझाती हैं। समुद्री बर्फ सूरज की हानिकारक किरणों को लगभग 90% तक लौटा देती है। वहीं खुले पानी वाले समुद्र सूरज की 94% किरणों को सोख लेती है। समुद्र की बर्फ तेजी से पिघलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन साल्टर इस मुहिम में अहम रोल निभा रहे हैं। प्रोफेसर स्टीफन 1970 के दशक में जहाज़ों की वजह से समुद्र में होने वाले प्रदूषण पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्होंने पाया कि जिस तरह पानी में जहाज़ अपने पीछे प्रदूषण फैलाते चलते हैं, ठीक उसी तरह आसमान में हवाई जहाज़ भी समुद्र के ऊपर ट्रेल बनाते हैं। इन्हीं ट्रेल की वजह से बादल चमकते हैं, और बादलों की चमक से सूरज की किरणें रुक जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का एक और विकल्प सुझाया जा रहा है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल स्कैटरिंग यानी SAS। इस तकनीक के तहत वायुमंडल में एरोसोल निचले स्तर पर स्प्रे करने के बजाय 10 किलोमीटर ऊंचाई पर कृत्रिम बादल बनाने की योजना है। इतनी ऊंचाई पर एरोसोल की ये परत लंबे समय के लिए स्थायी होगी और मुनासिब अनुपात में सूरज की रोशनी को अंतरिक्ष में लौटा देगी। इस SAS प्रोजेक्ट के डायरेक्टर
एलिजाबेथ बर्ग भी इस तकनीक के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इसी तरह बढ़ता रहा तो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा सोलर जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लगाने होंगे, जिससे धरती पर दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा। बर्न इस इल्ज़ाम का भी विरोध करते हैं कि जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के पीछे पैसे वाली कंपनियों का हाथ है। ज़्यादातर रिसर्चरों का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, तेल गैस का प्रयोग कम करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार तेजी से गर्म होती धरती, भारत और चीन जैसे देशों में बढ़ती आबादी और लोगों की आय में वृद्धि की वजह से एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। वैसे तो जब पारा चढ़ जाता है तब घरों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब यह बात सिर्फ आराम की नहीं रह गई है। बढ़ती गर्मी हमारे स्वास्थ्य, हमारी उत्पादकता, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व को भी प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं करते हैं तो 2030 के दशक के शुरुआत तक तापमान में वृद्धि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकती है। गर्म मौसम पहले ही हर साल 12,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भविष्यवाणी की है कि 2030 तक गर्मी की वजह से हर साल 38,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या बुजुर्गों की होगी। भीषण गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर खरीदना तत्कालिक और आसान समाधान हो सकता है, लेकिन ऊर्जा की खपत करने वाले ये उपकरण केवल समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। ये उपकरण समस्याओं का समाधान नहीं है। DW को बताया, हमें इस चक्कर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जिस तरह हम मौजूदा समय में अपने घरों और कार्यालयों को ठंडा करते हैं, वह जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारक है। यह जलवायु परिवर्तन की गति को और तेज करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की लिली रिहाई का कहना है कि घरों को ठंडा रखने के विकल्पों के बारे में जागरूकता की कमी है और साथ ही पैसे की कमी की वजह से लोग कम उत्सर्जन वाले और ऊर्जा की बचत करने वाले एसी नहीं खरीद पाते, यानी 5 स्टार एसी नहीं खरीद पाते। हम आजकल जो हमारे पास घरों में एसी हैं वो 3 स्टार है, जिनमें बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है और गैसेस का उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है। वो कहती हैं कि एसी का मतलब बाजार का सबसे सस्ता एयर कंडीशन नहीं है। एसी का मतलब होना चाहिए कि हम अपने शहरों, इमारतों को किस तरह डिजाइन करें कि वहाँ ठंडक बनी रहे, बढ़ते तापमान का ज़्यादा असर न हो। इसके लिए बाजार में बेहतरीन तकनीकें लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। हमें कुछ सीख मिस्र के रेगिस्तान से भी लेनी चाहिए। वहाँ पर गर्मी से निपटने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। यहाँ गर्मी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पूरी तरह से स्मार्ट बिल्डिंग्स डिजाइन की गई हैं। इन बिल्डिंग्स में यानी इमारतों में बनाने के लिए स्थानीय सामग्री जैसे झरझरा चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, ताकि दीवारों के माध्यम से हवा आर पार हो सके। जमीन की गर्मी का घर पर कोई असर न हो, इसके लिए घर को जमीन से थोड़ा ऊपर बनाया गया। घर में प्रवेश करने के रास्ते को अंधेरा कर दिया गया। छतों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि सूर्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश परावर्तित हो जाए। इसीलिए अभी हमें वास्तुकला क्षेत्र में फिर से विचार करने की ज़रूरत है, ताकि इमारतों को शुरुआत में ही इस तरह डिजाइन किया जा सके कि घर ठंडे रह सकें। और अल बतूती कहती हैं कि गर्मी को कम करने में इमारतों की भूमिका को लेकर हमें घरों के निर्माण के तरीके पर ही सवाल उठाना, ताकि वो इस तरह के डिजाइन किए जाएं कि गर्मी का ज़्यादा असर ना हो। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जैसे आयोजनों में भी विशेष चर्चा होनी चाहिए। घरों को ठंडा रखना उतना ही जरूरी है जितना नवीनीकरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।